हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रीलिम्स में आने वाले जो टॉपिक्स है या ये जो कंसेप्ट्स है जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसको मैं क्रक्स नोट्स में बताऊंगा। मतलब एक फटाफट करके ब्रीफ पॉइंट्स में उसको बता के उसको ख़त्म करेंगे ताकि वो टॉपिक आपके अंडरस्टैंडिंग में रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? बेसिकली द अडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 एंड द एनैक्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लीड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन प्रोटेक्टेड एरियाज। किसके लिए अडॉप्ट? जैसे हमने अडॉप्ट किया नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उससे क्या ग्रोथ हुआ प्रोटेक्टेड एरियाज में? 669 प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग 102 नेशनल पार्क्स। टोटल हमारे कंट्री में 669 प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसमें से 102 नेशनल पार्क्स है, 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 49 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 4 कम्युनिटी रिजर्व्स है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइडेड द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज बाय स्टेट गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ध्यान रखना, ये डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज बाय स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, if the area was thought to be adequate ecological, geomorphological and natural significance। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ये एरिया जो है वो एडिक्वेटली इकोलॉजिकल है, जियोमॉर्फोलॉजिकल है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है एरिया का, तो उसको अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 उसको डिक्लेयर कर सकती है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देर आर ओवर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंट्री। 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इन द कंट्री। ठीक है, of which tiger reserves are governed by Project Tiger। टाइगर रिजर्व्स किससे गवर्नड है? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपको मुझे बताना है कि कौन सी ईयर में आया था, या आप नहीं भी बताओगे तो आप आपके मन में रखना या कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको मैं देख लूँगा। एंड प्लस आगे हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे। The central government may also declare a sanctuary under certain conditions। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है सेंचुरी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर अ सेंचुरी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, नेशनल पार्क। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ही गवर्न करता है, वैसे ही नेशनल पार्क को भी 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्न करता है। प्रोवाइडेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इन एरियाज दैट आर कंसिडर्ड टू बी एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। The difference in conservation value of national park from that of a sanctuary is not specified in WPA 1972। मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो डिफरेंस है कंजर्वेशन में, मतलब इसको करने के लिए क्या स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब ये दोनों के बीच में आपको लगता रहेगा कि क्या डिफरेंस क्या है, तो अपन डिफरेंस देख लेते एक बार। जो नेशनल पार्क्स है वो एंजॉय करते हैं और ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दैन सेंचुरीज। ठीक है, मतलब ये नेशनल पार्क्स ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज है। ठीक है, ज़्यादा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा होता है और उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता है, मतलब कंपैरेटिवली लेस प्रोटेक्शन दैन नेशनल पार्क। सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर रेगुलेटेड इन सेंचुरीज सच एज ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ऑफ प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। जैसे आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आजू बाजू खेती होती है, या ऐसे कोई ग्रेजिंग होती है, या मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, वो नेशनल पार्क में बिल्कुल नहीं होती। नेशनल पार्क्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, प्रोहिबिट किया जाता है नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन श्रीवल्लीपुथुर। ठीक है, आपको बताना है मुझे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीवल्लीपुथुर कहाँ पे है। ठीक है, आप गूगल कीजिए और मेरे को बताइए ये श्रीवल्लीपुथुर कहाँ पे है। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक क्रिएट कर सकता है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए।
whereas national park is not primarily focused on particular species. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए फोकस कर सकती है, बट नेशनल पार्क इज नॉट फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्पीशीज. अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व. तो बेसिकली कैसे आए थे ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003 में अमेंड किया गया था, उसमें ये आए थे बेसिकली कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व. बेसिकली ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम रहता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अचीव्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कम्युनिटी नीड्स. मतलब जो भी कम्युनिटी की नीड्स है, सपोज बाम्बू या सपोज एग्रीकल्चर, तो ये सारे जो कम्युनिटी के नीड्स होते हैं उसको ये किए बिना, कॉम्प्रोमाइज़ किए गए बिना, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो थोड़ा सा तुमको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि तुम चलो ये एरिया में तुम थोड़ा अपनी खेती कर सकते हो या यहाँ पे ये कर सकते हो. अब कंजर्वेशन एरियाज जो है आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एडजेसेंट टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, सीस्केप्स एंड हैबिटेट ऑफ फौना एंड फ्लोरा. ठीक है, ये क्या है कंजर्वेशन एरिया, कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या है, एरिया ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये जो एरिया होता है वो ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो एडजस्टेंट होता है नेशनल, मतलब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आजू बाजू में होता है. किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, सीस्केप एंड हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज़ मैनेज थ्रू अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी. ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं, ये एक स्टेट ओन्ड होते हैं. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आजू बाजू में जो होते, जो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फोना. ठीक है, इट इज़ मैनेज थ्रू कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी. स्टेट गवर्नमेंट में, आफ्टर हैविंग कंसल्टेशंस विद लोकल कम्युनिटीज, डिक्लेयर एनी एरिया ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज कंजर्वेशन रिजर्व. मतलब स्टेट गवर्नमेंट लोकल एरिया से बात करके, उनसे मिल के बात करके जो भी है डिस्कस करके, एंड देन दे रिजर्व दिस एज कंजर्वेशन रिजर्व. देन दे, हाँ वैसे करते हैं वो लोग, लोकल कम्युनिटी डिक्लेयर इट एज अ कंजर्वेशन रिजर्व. तिरुपादाई माराथुर, ये आप मेरे को बताएंगे कहाँ पे, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कहाँ पे. अच्छा, बताया गया है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु. तिरुपादा माराथुर, सॉरी मुझे ये स्पेल करना नहीं आ रहा है ठीक से, बट जो मेरे तमिलनाडु के फ्रेंड्स होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो तमिलनाडु से मुझे देख रहे हैं, उनको मेरा सॉरी है. ठीक है, is the first conservation reserve established in the country. Okay, beautiful. So तिरुपादाई माराथुर कंजर्वेशन रिजर्व तिरुनेलवेली में है, ये तमिलनाडु में. इट इज़ द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश इन द कंट्री. कम्युनिटी रिजर्व. स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड एज अ कम्युनिटी reserve provided that the members of the community or the concerned are agreeable to offer such area for protecting the fauna. मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कोई भी लैंड को, कौन सी लैंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इसके आजू बाजू में होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के आजू बाजू में होती है, जो कम्युनिटी लैंड है और एक प्राइवेट लैंड है. प्राइवेट लैंड मतलब प्राइवेट ओनर्स है, उसके इंडिविजुअल ओनर है या जो भी है, उनके सहमति से, ठीक है, अग्रेबल टू सच एरिया, मतलब कंसर्न, जो भी कंसर्न ओनर्स है वहाँ पे, उनसे बात करके वो एरिया को एक प्रोटेक्टेड कम्युनिटी रिजर्व की तरह ये कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकती है. ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग व्हाट द फौना एंड फ्लोरा एज वेल एज द ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ सच एरियाज एम्ड एट इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लिविंग इन सच एरियाज एज वेल एज कंजर्विंग द रिजर्व. ठीक है, द रिजर्व इज मैनेज थ्रू और रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी. यहाँ पे कौन सा, कंजर्वेशन मैनेजमेंट कमेटी कंजर्वेशन रिजर्व्स के लिए और कम्युनिटी रिजर्व्स के लिए रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी. नो चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न शैल बी मेड विद इन द कम्युनिटी रिजर्व. लैंड यूज पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मैनेजमेंट कमेटी एंड अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अब आते हैं कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली भी आई थिंक दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन और कोस्टल और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो भी है, उसके बारे में बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है,
अब ये कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है, बेसिकली इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल मरीन इकोसिस्टम्स इन देयर प्रिस्टाइन कंडीशन, ठीक है। अब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज MPA ये क्या होते हैं, ये एनी एरिया और इंटरटाइडल और सब टाइडल टेरेन, इंटरटाइडल और सब टाइडल टेरेन मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको आगे चल के, टुगेदर विथ इट्स ओवरलेइंग वाटर एंड एसोसिएटेड फ्लोरा फोना history and cultural features which have been reserved by law or other effective means to protect part of all of enclosed environment. IUCN की definition है ये, any area intertidal और subtidal. ठीक है, तो बेसिकली इंटरटाइडल मतलब क्या, इंटरटाइडल मतलब वो एरिया जो लो टाइड और हाई टाइड के बीच वाला जो एरिया होता है, जहाँ पे हम सब रॉक्स और सैंड और सब कुछ होता है, दैट इज एन इंटरटाइडल जोन। और सब टाइडल जोन कौन सा है, सब टाइडल जोन मतलब बेसिकली जो वाटर से ढका हुआ रहता है हर बार लो टाइड के पास में, उसको बोलते हैं सब टाइडल। और इंटरटाइडल होता है जो लो टाइड से हाई टाइड के बीच का जो एरिया होता है उसको इंटरटाइडल बोलते हैं, ठीक है। द MPAs इज इन मरीन एनवायरनमेंट इन इंडिया आर प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो हम अभी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बेसिकली 3 कैटेगरी में है। तो अभी 3 कैटेगरी कौन से, The category 1 covers the national park and sanctuaries and having entire areas in intertidal, subtidal or mangroves, coral reefs, creeks, seagrass beds, algal beds, estuaries, lagoons, ठीक है। कैटेगरी 1 में ऐसे एरियाज जो कवर्ड है नेशनल पार्क से, सेंचुरी से, एंटायर एरिया इन इंटरटाइडल और सबटाइडल और मैनग्रूव्स और कोरल रीफ्स, इसको बोलते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में क्या कौन से आते हैं, दिस इंक्लूड्स आइलैंड्स विच हैव मेजर पार्ट्स इन मरीन इकोसिस्टम एंड सम पार्ट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ऐसे आइलैंड्स जिसका कई पार्ट मरीन इकोसिस्टम से, कई पार्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से। फिर कैटेगरी 3A आता है, दैट इंक्लूड सैंडी बीच बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन। इंटरटाइडल मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, इंटरटाइडल मतलब हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाला एरिया। सैंडी बीचेस बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन बट ओकेजनली इंटरेक्टिंग विथ द सी वाटर, ठीक है। एंड कैटेगरी MB, दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और आइलैंड्स, ठीक है। ये हुआ हमारा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। तो बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, पहले में नेशनल पार्क सेंचुरीज हैविंग एंटायर एरियाज इन इंटरटाइडल और सबटाइडल में एरिया आता है, ठीक है। दूसरा आता है आइलैंड्स जिसके मेजर पार्ट्स मरीन इकोसिस्टम में और कई पार्ट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में है, ठीक है। 3A में 2 के बाद 3A है सीधा, दिस इंक्लूड्स सैंडी बीचेस बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन बट ओकेजनली इंटरेक्टिंग विथ सी वाटर, ठीक है। ये हो गया। और कैटेगरी MB, ये बेसिकली इंक्लूड्स एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। अभी सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया, अभी क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स कंप्राइज ऑफ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम अ फ्यू ट्रीज टू फॉरेस्ट ऑफ सेवरल एकर्स। क्या बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, क्या बोलते हैं, ये पैचेस है किसके, फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन के। कितने होने चाहिए, कई पेड़ों से लेके बहुत सारे सेवरल एकर्स के फॉरेस्ट, इट इज इंक्लूडेड इन द सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया। दे आर यूजुअली डेडिकेटेड टू लोकल फोक डाइटीज। जो लोकल फोक होते हैं मतलब जो लोकल देवी देवता होते हैं और जो भी लोकल कल्चर होता है उससे रिलेटेड और डेडिकेटेड होता है। इन इंडिया सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री एंड अबंडेंटली अलॉन्ग वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया है बट अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, कहाँ पे, केरला और कर्नाटका में। अभी ये आता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB प्रोग्राम, ये 1970s में लॉन्च किया था, ठीक है। क्या है ये एग्जैक्टली, एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, किस चीज़ के लिए, टू सेट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप
between people and the environment globally. ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है बेसिकली? इट इज़ एन इंटर, आपको पूछा जाएगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है एमएबी, तो आपको लिखना है कि इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल। पहले हमेशा अपने आंसर का अप्रोच बहुत अच्छा लिखना है। पहले सपोज कुछ भी पूछा अपने को कि एग्जाम्पल मैन एंड राइट समथिंग अबाउट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एमईबी, ठीक है, तो हम पहले भी लिखेंगे, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एमिंग टू सेट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप between people and their environment globally, and it was launched in the year early 1970s. It proposes an interdisciplinary research agenda and capacity building that target the ecological, social and economic dimensions of biodiversity loss and reduction of this loss. Basically ये क्या करता है? Study and compare the dynamic interrelationships between natural and near natural ecosystems and socio-economic process. ठीक है, प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, एंश्योर बेसिक ह्यूमन वेलफेयर एंड लिवेबल एनवायरनमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एनर्जी कंजम्पशन एज ड्राइवर्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, तो ये है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली जो यूनेस्को का प्रोग्राम है 1971 में, उसमें 11 इंडियन एरियाज है, उसको बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डिक्लेयर किया गया है। वो कौन से? देर आर टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया विच हैव बीन रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। कौन से है वो? वो है नीलगिरी तमिलनाडु और केरला, वो जो सबसे पहला ये किया था, उसको सबसे पहला इंक्लूड किया था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, ओके, ये पंचमढ़ी शायद एमपी में है, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमला एंड कंचनजंगा एडेड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन 2018। ठीक है, ये सारे हैं बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इंटरनेशनली अप्रूव। और वैसे अपने इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 18। सुपर। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, The International Coordinating Council (ICC) of UNESCO, November 1971, introduced the designation of biosphere reserves for natural areas. अब biosphere reserves basically क्या होते हैं? Is an international designation by UNESCO. UNESCO क्या है basically? UNESCO is one of the 6 organs of the United Nations. ठीक है, it's an international designation by UNESCO for representative parts of natural and cultural landscape extending over large area of terrestrial or coastal marine ecosystems or combined। ठीक है,
तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर बोथ पीपल एंड द नेचर. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक स्पेशल एनवायरनमेंट होता है फॉर बोथ पीपल एंड द नेचर and are living examples of how human beings and nature can coexist while respecting each other's needs. Very important. You can mark this, you can write this down anywhere, and you can use these in your answers. It's a very beautiful statement. Biosphere reserves are special environments for both people and the nature, and are living examples of how human beings can and nature can coexist while respecting each other's needs. Biosphere reserves are sites established by countries recognized under UNESCO's Man and Biosphere program. ठीक है, हमने बात की. अब बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एन इंडियन अप्रोच. ठीक है, अभी इंडिया के कौन से अप्रोचेस है बायोस्फीयर रिजर्व्स के? तो 1986 में नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया ने निकाला था. क्यों निकाला था? टू कंजर्व द डाइवर्सिटी इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स within natural ecosystem. ठीक है, to safeguard genetic diversity of species. Okay, to provide areas for multifaceted research and monitoring, facilities for education and training, sustainable use. अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है बेसिकली? ठीक है, हॉटस्पॉट के बारे में बात करेंगे. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कंसेप्ट किसने लेके आए थे? नॉर्मन मायर्स. कौन से ईयर में? 1988 में. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये लेके आए थे कंसेप्ट किसने? नॉर्मन मायर्स ने इन 1988. टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट, रीजन मस्ट मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया. 2 क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एरिया को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करके आपको घोषित करना है तो उसमें 2 क्राइटेरियाज मीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, पहला स्पीशीज एंडेमिज्म. क्या बोलता है ये? इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स. ठीक है, कम से कम वहाँ पे कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट्स की मतलब स्पीशीज होनी चाहिए एज एंडेमिक्स, मतलब जो एंडेमिक होनी चाहिए. एंड क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ थ्रेट. इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट. मतलब 1,500, इट मस्ट कंटेन 1,500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक. मतलब वर्ल्ड की 1,500 स्पीशीज होनी चाहिए प्लांट्स की जो एंडेमिक होनी चाहिए वहाँ पे. एंड 70% ऑफ इज ओरिजिनल हैबिटेट, जो ओरिजिनली हैबिटेट थी वो लॉस्ट होना चाहिए. तभी एक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करके घोषित किया जाएगा. अब बेसिकली इंडिया में कौन से 2 या 3? हाँ, 3 है. चलो 3 हॉट इंडिया में 2 ही है एक्चुअली. एक तो हिमालयज है और ये वेस्टर्न घाट्स है, बट ये इंडो बर्मा एरिया, ओके, ये भी है शायद. ठीक है, इंडिया में बेसिकली इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बेसिकली 3 है. ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा बेसिकली क्या है अभी? म्यांमार, इंडो बर्मा एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका. ठीक है, ये जो 3 है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. ये कैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनको घोषित किया है कि उनका 1500 वैस्कुलर प्लांट की स्पीशीज एंडेमिक होनी चाहिए, प्लस 70% ऑफ इट शुड बी अ लॉस. अमेजिंग, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज हॉटस्पॉट. अभी ईस्टर्न हिमालयाज हॉटस्पॉट्स कौन से एरियाज आते हैं उसमें? ईस्टर्न हिमालयाज में कौन से एरियाज आते हैं? भूटान आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल आता है. ठीक है, सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल आता है. द रीजन इज जियोलॉजिकली यंग एंड शोज हाई altitudinal वेरिएशन. जियोलॉजिकली यंग, हिमालयाज आर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स. क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर हाइट इज स्टिल इंक्रीजिंग एंड दे आर रिसेंटली तो भी बहुत टाइम, बट स्टिल इट इज with respect to the different mountains, they are recent formed. ठीक है, has nearly 163 globally threatened species. 163 globally threatened species of flora and fauna, including one-horned rhinoceros, the wild Asian water buffalo. ठीक है, plant species क्या है? Irmania Himalayensis was found at the altitude of 6,300 meters in northwestern Himalayas. ठीक है, a few threatened endemic birds such as Himalayan quail,
Chur present, Western tragopan are found here along with some of the Asia's largest and most endangered birds such as Himalayan vulture and white-billed heron. ठीक है, और भी कई मैमल्स जैसे गोल्डन जो लंगूर है, हिमालयन थार है, पिग्मी हॉग है, लंगूर्स है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स है, स्लॉथ बेयर्स है, गॉर्स है, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है. अब वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका के बारे में बात करते हैं. ठीक है, पहला हुआ ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका के बारे में बात करते हैं. वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री हिल्स भी बोला जाता है. कहाँ से कहाँ आते हैं वेस्टर्न घाट्स, कहाँ से कहाँ, आप मेरे को बताइए. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट्स आते हैं. इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप सिर्फ अगर गूगल भी करोगे
क्या होता है कि मैं आपको बीच बीच में ऐसे बोलता हूँ ना कि आप ये फाइंड करो, वो फाइंड करो। पहली बात तो इट बिल्ड्स अप इंटरेस्ट कि हाँ चलो ठीक है, आप हम तभी पढ़ेंगे, आप नहीं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी और सारे बच्चे तभी पढ़ेंगे जब उनको खुद से इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ऐसे कोई आपको बिठा के दो लाफे मार के ऐसे पढ़ा नहीं सकता है जब तक आपको खुद से इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये क्यों ऐसे। जब तक आप किसी को क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं रखो तब तक आप चीज़ों को अच्छे से जान नहीं पाओगे। और मैं आपको क्यों इसको गूगल करने के लिए या ये खुद फाइंड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब आप खुद फाइंड करोगे तो आपको वो मन दिमाग में बैठ जाएगा। 110% मेरे से लिख के ले लो, मैं आपको रात को 3 बजे भी पूछूंगा कि हाँ इसका क्या है, तो आपको याद आ जाएगा फटाक से कि हाँ मैंने इसके बारे में गूगल किया था और ये इसका आंसर ये है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, ये जो भी मैं आपको बोलता हूँ मेरा पूरा फोकस सिर्फ आपको मेंस और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। इंटरव्यू खुद आपके हाथ में, इंटरव्यू के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट इंटरव्यू इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू इज़ लेस अबाउट नॉलेज एंड मोर अबाउट पर्सनैलिटी। बट हाँ, हम लोग का मेन फोकस रहेगा प्रीलिम्स और मेंस क्रैक करना बस। और मैं सारा नॉलेज और सारा जो मेरा प्रीलिम्स और मेंस का अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसका पूरी तरह से आप फ़ायदा उठाएं, ठीक है। So let's go to the Western Ghats in Sri Lanka. Western Ghats, also known as Sahyadri Hills, encompasses the mountain forest in the southwestern parts of India and highlands of southwestern Sri Lanka. Southwestern parts of India, मतलब southwestern parts में कौन सा है? बेसिकली महाराष्ट्र आया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में आए, ठीक है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द इम्पोर्टेंट पॉपुलेशंस इंक्लूड। कौन से क्या पाए जाते हैं वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में? एशियन एलिफेंट, नीलगिरी थार, इंडियन टाइगर्स, लायन टेड मकाओ, जायंट स्क्विरल एक्सेट्रा। अब आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, ठीक है। द साइट्स आर डेजिग्नेटेड एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। Until the end of 2004, there were 6 criteria for cultural heritage and 4 criteria for natural heritage. 2004 तक 6 क्राइटेरिया थे एक मॉन्यूमेंट को कल्चरल हेरिटेज बोलने में, और 4 क्राइटेरिया फॉर इट टू बी अ नेचुरल हेरिटेज। In 2005, this was modified so that there is only one set of 10 criteria. एक ही सेट 10 क्राइटेरिया का एक सेट होना चाहिए, जिसमें क्या करेगा, जो नॉमिनेट करेगा साइट्स टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 10 क्राइटेरिया। मतलब 10 क्राइटेरिया देगा, उसमें से अगर एक क्राइटेरिया से भी मैच कर रहा है तो आपको वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा। द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड May 22 as the International Day for Biological Diversity. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब किया यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस? May 22 को। टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशूज़। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स में मतलब बेसिकली हम बात करेंगे इंडिया में कौन से स्पीशीज़ थ्रेटेंड है और एंडेंजर्ड है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले, मतलब कौन से जो होते हैं ना, जो पॉलिसीज़ लाए हैं या प्रोजेक्ट्स लेके आए जिससे कंजर्व किए जाए, इससे हम बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जब भी आप ये वर्ड सुनोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब सेंटर थोड़े पैसे देगा और स्टेट गवर्नमेंट थोड़े पैसा देगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग विल बी बाय द सेंटर, एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर विल स्पॉन्सर some amount and state has to sponsor some amount depending on what category of the state is it. If it is a hilly state or a northeastern state, it 75-25 या 90-10 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, 90% सेंटर एंड 10% स्टेट। या इफ इट इज़ नॉर्मल स्टेट तो 50-50 भी हो सकते हैं, 60-40 भी, 50% सेंटर 50% स्टेट, या 60% सेंटर या और 40% स्टेट, तो वो डिपेंड करता है कैसे। बट इट इज़, ये ध्यान रखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है।
प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वाज लॉन्च्ड इन 1973 और कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ? टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया फॉर साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किया था, ठीक है। तो टू प्रिजर्व, ठीक है, चलो। एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल, कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन, ठीक है। इसका एम ये भी था कि कंजर्व करना एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग अराउंड द टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व बेसिकली क्या है? Basically, they are notified areas for protection of the tiger and its prey and are governed by Project Tiger, which was launched in 1973. Initially, no tiger reserves थे under Project Tiger, but currently कितने हुए? 42 falling in 17 states, ठीक है। 17 states में टाइगर रिजर्व्स है। अब आपको मेरे को बताना है कि टाइगर रिजर्व जो 1973 में लॉन्च हुआ था, कौन सा पहला टाइगर रिजर्व था जो प्रोजेक्ट टाइगर में आया था? कौन सा इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू बी लॉन्च्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब बाय प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम प्रोजेक्ट एलिफेंट की। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज launched in February 1992 as centrally sponsored scheme to assist states having free ranging population of wild elephants and to ensure long term survival of identified viable populations, ठीक है, of elephants in their natural habitat. Implemented in 13 states, 13 states में implemented है। कौन से है वो 13 states? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड स्मॉल सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन टू महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिफेंट्स, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, their habitat and corridors, ठीक है। एड्रेस इश्यूज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मेरे को एक आया है प्रोजेक्ट बी, मेरे ध्यान में है प्रोजेक्ट BW। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और आप इसको ऐड भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, if I am wrong, anybody of you can just write down in the comment section and I will amend myself, ठीक है। It was by the Northeast, it won the best award for this man animal conflicts। basically क्या होता है, ये ट्रैक्स पे जो एलिफेंट्स आते थे वहाँ, और ट्रैक्स पे आते थे, उससे वो ट्रेन की एक्सीडेंट होती थी, उन एलिफेंट्स मारे जाते थे काफ़ी। So the Northeast Frontier Railway, they have launched this Project B, which has some sound emitters in the मतलब besides the track, so that the elephants they hear the sound and the sound repels them from getting into the track, basically, so that they don't come on the tracks and accident doesn't happen. So इसके लिए प्रोजेक्ट बी लेके आए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया। वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब लॉन्च हुआ था? 1992, ध्यान रखना, फरवरी 1992 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम, आपको स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं माइक प्रोग्राम क्या है। मैंडेटेड बाय COP रेजोल्यूशन मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स। माइक प्रोग्राम स्टार्टेड इन साउथ एशिया इन द year 2003. It was started in the year 2003 and mandated by Conference of Parties resolution. So what did it provide? It provided information needed
for elephant range states to make appropriate management. So what did it do? It provided information related to elephant management ठीक है, to elephant range states, ठीक है, and enforcement decisions, and to build institutional capacity within the range states for long term management of the elephant population. Main objectives क्या थे? To measure levels of trends in illegal hunting of elephants, to determine changes in these trends over time, to determine the factors causing or associated with such changes. ठीक है, ठीक है. हाथी मेरे साथी, ये भी लॉन्च किया गया था. हाथी मेरे साथी इस कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI. ठीक है, हाथी मेरे साथी कब लॉन्च किया था? ठीक है, ये इसका डेट नहीं दिया. कैंपेन वाज लॉन्च्ड एट एलिफेंट 8. ओके, 2011 में लॉन्च किया था हाथी मेरे साथी, लॉन्च्ड एट एलिफेंट 8. एलिफेंट 8 क्या? मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली है. E8 भी बोला जाता है. इसमें 8 कंट्रीज होते हैं जिनके पास एलिफेंट पॉपुलेशन है. कौन से है वो? इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, टंजानिया एंड थाईलैंड. आपको स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं E8 कंट्रीज इज रिलेटेड टू. तो it is related to elephant. It is also called as elephant 8. The countries which comprise elephant population are there in the elephant 8 states. ठीक है, E8 states. The campaign mascot. The campaign का mascot क्या था? Gaju. Gaju is Gajanana, which is also elephant. The campaign focused on various target audience groups, including local near elephant habitats, youth, policymakers, etc. The envisions setting up of Gaja, the elephant centers in elephant landscapes across the country to spread awareness. ठीक है. Tiger faces threat of extinction, whereas the elephant faces threat of attrition. Attrition और extinction में क्या होता है? Attrition मतलब the rate at which उनकी डेथ होती है, उसको the rate at which they're going extinct is the attrition rate. Attrition rate मतलब the rate कितने लोग एक इसमें मर रहे हैं या कितने हंटिंग हो रहे हैं, दैट इज द एट्रिशन रेट. ठीक है, थ्रेट ऑफ एट्रिशन हो रहे हैं. एलिफेंट पर्टिकुलरली द टस्कर्स मेल, जो टस्कर्स किसका बोलते हैं? मेल, आर थ्रेटेंड एज अ टाइगर. दे आर जस्ट अबाउट 1200 टस्कर्स लेफ्ट इन द कंट्री. ठीक है, अभी तीन स्पीशीज है एलिफेंट का जो E8 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आया था. बेसिकली एलिफैस जिसको मैक्सिमस भी बोलते हैं, वो एशियन एलिफेंट है. ठीक है, एशियन एलिफेंट है एलिफैस. लॉक्सोडोंटो अफ्रीकाना. लॉक्सोडोंटो क्या है? अफ्रीकाना है, वो अफ्रीकन बुश एलिफेंट है. एंड लॉक्सोडोंटो साइकोल्टिस अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट. इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप छोड़ दो. E5050 फोरम इंपॉर्टेंट है. द अम्ब्रेला ऑफ E5050 फोरम इज द shared vision of 50 states to promote conservation, management and welfare in the next 50 years. E5050 straight away UPSC prelims या mains में पूछ सकती है. E5050 क्या है? it is the umbrella of Elephant 5050 Forum. क्या बोलते हैं? 50 states to promote conservation, management of welfare of elephants in the next 50 years. ठीक है, किसमें हुआ था? E8 countries decided to hold first international conference ऑन E5050 इन अर्ली. ये डेट नहीं दिया, आप खुद मुझे बताइए डेट क्या है. ठीक है, 2013 एट न्यू दिल्ली, इंडिया. ओके, 2000. ठीक है, फॉर अडॉप्टिंग अ कॉमन विजन ऑन कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एलिफेंट्स अक्रॉस ऑल रेंज कंट्रीज. अभी वल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली वल्चर के बारे में इंडिया के पास 9 स्पीशीज़ है. 9 स्पीशीज़ ऑफ वल्चर है. ठीक है, कौन से वल्चर्स की स्पीशीज़ इंडिया के पास है और कौन सी स्पीशीज़ थ्रेटेंड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हम बात करेंगे अभी आगे. ठीक है, तो 9 स्पीशीज़ है. कौन से 9 है? ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, जिप्स इसका साइंटिफिक नेम, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछने नहीं वाला. मतलब 90% चांसेस है नहीं पूछेंगे, बट 10% UPSC कुछ भी पूछ सकती है. तो या कोई भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी पूछ सकती है, तो नॉट श्योर. ठीक है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर,
लॉन्ग बिल वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर और लैमरजियर। ठीक है, अब क्या बोलता है, डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड एट द केओलादेव घाना नेशनल पार्क। केओलादेव घाना नेशनल पार्क क्या है, हमने बात की थी। केओलादेव नेशनल पार्क ये रामसर कन्वेंशन में भी आता है एंड इट इज़, ये मेरे इसके पहले वाले वीडियो में है, केओलादेव नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक मणिपुर में। ये जो दोनों हैं ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आते हैं, रामसर साइट्स के। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्यों आते हैं ये दोनों साइट्स, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन फ्यूचर या हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रजिस्ट्री। तो डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन कब देखा गया था, केओलादेव घाना नेशनल पार्क में, राजस्थान में देखा गया था। रेड हेडेड वल्चर और किंग वल्चर, स्लेंडेड बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ध्यान रखना, ध्यान नहीं रख सकते हो इसको रट्टा मारो। रेड हेडेड वल्चर को किंग वल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, रेड हेडेड वल्चर और किंग वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर या किंग वल्चर भी बोलते हैं, ये सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, रेड हेडेड, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। Egyptian vulture and white-backed vulture have also undergone decline in India and now classified as endangered. ठीक है, कौन से Egyptian vulture and white-backed vulture, Egyptian vulture and white-backed vulture। ठीक है, ये endangered क्लास कैटेगरी में। अभी ये डाइक्लोफेनाक, ये जो ड्रग है इसके वजह से होता है। डाइक्लोफेनाक कैसा एक ड्रग है, डाइक्लोफेनाक ऐसे एक ड्रग्स है जो एनिमल्स को दिया जाता है। एनिमल्स के मतलब ये जो अपने जो गोट्स है या शीप्स है उनको डाइक्लोफेनाक दिया जाता है। एंड डाइक्लोफेनाक तो फिर क्या होता है, जब शीप्स और ये गोट्स और ऐसे कोई भी एनिमल्स मर जाते हैं तो वल्चर आते हैं उनको खाने के लिए, और वो फिर उनके तरफ पास होता है, बेसिकली वल्चर्स के ऊपर पास हो जाता है ये डाइक्लोफेनाक ड्रग, और उससे उनकी डेथ्स ज़्यादा हो रही है, बेसिकली ऐसे रिसर्चर्स बता रहे। मेलॉक्सिकैम, एन अल्टरनेटिव मेलॉक्सिकैम इज सेकेंड जनरेशन NSAID एंड रादर बेटर दैन डाइक्लोफेनाक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। तो मेलॉक्सिकैम ध्यान रखना किसका ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट है डाइक्लोफेनाक का। इज सेकेंड जनरेशन NSAID and rated better than diclofenac for treatment of livestock with reduced risk of side effects and is approved for human use in more than 70 countries। ठीक है, ये जो मेलॉक्सिकैम है, मेलॉक्सिकैम इम्पॉर्टेंट है, आप लिख के ले लो। ये क्या करता है, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स फॉर ये लाइवस्टॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं देता है और 70 कंट्रीज में इसको अलाउ भी किया है। मेलॉक्सिकैम इज लाइसेंस्ड एज अ वेटरनरी ड्रग इन इंडिया, यूरोप एंड USA। ठीक है, लाइसेंस ड्रग है अंडर इंडिया, यूरोप एंड USA। अब ये क्या, वल्चर सेफ्टी जोन्स। एम ऑफ डेवलपिंग वल्चर सेफ्टी जोन्स इज टू एस्टैब्लिश टारगेट अवेयरनेस एक्टिविटीज अराउंड 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ वल्चर्स। 150 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे वल्चर्स के जो जोन्स होंगे, वल्चर के जहाँ पे वल्चर्स के जो भी एक्टिविटीज़ है, टारगेटेड एक्टिविटीज़, वो उसके 150 किलोमीटर का एरिया। उसमें क्या होगा, नो डाइक्लोफेनाक और द वेटरनरी टॉक्सिक ड्रग्स आर फाउंड इन कैटल कैरकैसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं कि 150 किलोमीटर कॉलोनी, सो दैट नो डाइक्लोफेनाक और द वेटरनरी टॉक्सिक ड्रग्स आर फाउंड इन द कैटल कैरकैसेस, द मेन फूड ऑफ वल्चर्स। ठीक है, तो उनको बेसिकली वल्चर सेफ्टी जोन्स क्यों बनाया गया ताकि उनको डाइक्लोफेनाक फ्री खाना मिले बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे अलाउड नहीं। तो जोन्स कौन से, दो जोन बिटवीन उत्तराखंड टू नेपाल विच स्पैन्स फ्रॉम कॉर्बेट टू
Katriya Ghat, a Tarai belt covering 30,000 square kilometers will be embarked as vulture safe zone. कहाँ पे vulture safe zone? पहला वाला उत्तराखंड टू नेपाल, ठीक है. कॉर्बेट टू कत्रिया घाट अ तराई बेल्ट कवरिंग 30,000 स्क्वायर, ठीक है. वल्चर सेफ जोन. स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइड बैक्ड वल्चर, ठीक है. स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइड बैक वल्चर हमने देखा था कौन से लिस्ट में आता है. स्लेंडर बिल्ड एंड वाइड बैक में आता है, किस में आता है? स्लेंडर बिल्ड किस में आता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में. और वाइड बैक आता है एंडेंजर्ड में. स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड. स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, ठीक है. दूसरा क्या है? एक बेल्ट है डिब्रूगढ़ आसाम के बीच में टू नॉर्थ लखीमपुर इन अरुणाचल. मतलब आसाम के डिब्रूगढ़ से लेके लखीमपुर जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी एक एरिया है जिसको वल्चर सेफ जोन बोला जाता है, वेयर स्लेंडर बिल्ड एंड वाइड बैक्ड स्पीशीज ऑफ वल्चर आर फाउंड. ठीक है. और ये अभी तीसरा जोन कौन सा है? इट विल बी इन सेंट्रल इंडिया कवरिंग छत्तीसगढ़, वेयर वाइट बैक्ड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स आर फाउंड, ठीक है. ये सेंट्रल इंडिया जहाँ पे बेसिकली छत्तीसगढ़ का एरिया, वहाँ पे इसका जोन है. तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से कहाँ कहाँ जोन्स है, तो आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ जाएगा, अच्छा ठीक है मैंने इसके बारे में पढ़ा था. बट इसका ध्यान रखना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर, जिसको किंग वल्चर भी बोलते हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड लॉन्ग बिल्ड आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड.
एंड ये जो इजिप्शियन वल्चर्स है, वाइट बैक्ड वल्चर्स है, एंडेंजर्ड है, ठीक है, वाइट बैक्ड एंडेंजर्ड है। तो अभी आते हैं वन हॉर्न राइनो, इंडियन राइनो विजन 2020। अरे वाह, 2020, वेरी नाइस, luckiest year of all the times। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन राइनो विजन ऑफ 2020। क्या बोलते हैं इंडियन राइनो विजन, किसके किसके द्वारा इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट आसाम विद द बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल एज ए एक्टिव पार्टनर। ठीक है, बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल इज एन एक्टिव पार्टनर एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। The program will be supported by WWF, World Wildlife Fund, India, and World Wildlife Areas, Asian Rhino and Elephant Action Strategy Program. ठीक है, The International Rhino Foundation, Save the Rhinos campaign and Zoological Institutions worldwide. क्या है, क्यों विजन क्या है इसका? To increase the total rhino foundations from about 2000 to 3000 by year 2020 and to ensure these rhinos are distributed over 7 protected areas to provide long-term viability. ठीक है, translocations are the backbone of Indian Rhino Vision 2020. Translocations, ठीक है, the goal was to populate the potential rhino habitat areas identified. कौन से एरियाज है जहाँ पे राइनो का ये जो पाया जाता है और पोटेंशियल राइनो हैबिटेट है, मतलब पोटेंशियल राइनो हैबिटेट मतलब ये हैबिटेट में राइनो अच्छे से अपने आप को प्रॉस्पर कर सकते हैं। ठीक है, वो है माइनस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखोवा पूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ राइनो थ्रू ट्रांसलोकेशन फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये दोनों से लेके यहाँ पे इनका हैबिटेट भी अच्छा होगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, द मिस्टिकल एपेक्स प्रीडेटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्नो लेपर्ड को? मिस्टिकल एपेक्स प्रीडेटर। द स्नो लेपर्ड इज ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज। पूछ सकता है ये क्या है? ये ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। मियरली 7500 आर एस्टिमेटेड टू बी सर्वाइविंग ओवर 2 million square kilometers in Himalaya and Central Asian mountains। तो इससे हमको पता चलता है कि हिमालय और सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में भी पाया जाता है। वेयर दे आर फेसिंग ट्रेमेंडस ह्यूमन प्रेशर्स। इंडिया इज परहैप्स होम टू 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन लेस देन 5% ऑफ इट ग्लोबल रेंज। मतलब इंडिया के पास 10% पॉपुलेशन है। अगर 100 है स्नो लेपर्ड तो उसमें से 10 इंडिया में है। ठीक है, और इंडिया के पास एरिया तो 5% ही है ग्लोबल रेंज का, बट इंडिया के पास 10% पॉपुलेशन, हैविंग अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट्स ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडियन हिमालयाज हाई एल्टीट्यूड एरियाज लोकेटेड अबाउ द फॉरेस्ट। हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज में पाए जाते हैं। कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो सारे हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी आता है। फिर अभी लद्दाख रीजन भी आता है क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अच्छा गाइज, आई वुड रिकमेंड यू, आई वुडंट फोर्स यू बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप जब भी फ्री टाइम में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप है ना एक नॉर्मल पेपर लीजिए या बुक में जो रफ़ होता है, रफ़ बुक काइंड ऑफ रहता है जिसमें हम लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, या कोई भी लास्ट पेजेस लेके इंडिया का मैप बनाइए। मतलब ऐसे सिर्फ एक विजुलाइज कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो इंडिया का मैप बनाते हैं, तो इंडिया का मैप बनाइए और उसमें सिर्फ स्टेट्स को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। मतलब अच्छा ठीक है, आपको जितना पॉसिबल हो उतना कीजिए। कई चीज़ें हो सकती है कि आप कई चीज़ें गलत करो, कोई बात नहीं, आप वापस देखिए। कभी आपको वापस नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो आप बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पक रहे हो, तो आप ये कीजिए। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सीरियल्स और यूट्यूब सीरीज और वॉट नेटफ्लिक्स एंड वॉट नॉट, यू डू दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टेट से योर एंटायर स्टडीज़
योर एंटायर स्टडीज इज डिपेंडेड ऑन मैप्स बेसिकली. क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ एंटायर स्टडीज इज डिपेंडेड ऑन मैप्स? बिकॉज एनीथिंग वी डू और एनीथिंग which is in the news, it has a location. Firstly, it has a location. Why do I say it has a location? क्योंकि देखो, rather it has been held somewhere in the world. जैसे अभी सपोज बेरूत में, जो लेबनान है बेरूत में, वहाँ पे एक अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ. तो यू शुड नो वेयर इज बेरूत. या कुछ भी ले लो, यू टेक एनी एग्जाम्पल, यू टेक दिस विच वी आर स्टडिंग नाउ. ठीक है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. स्नो लेपर्ड कौन से स्टेट्स में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो हमें पता होना चाहिए ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है, और इसके इम्पोर्टेंट लोकेशंस हमें पता होने ही चाहिए. दैट इज रीजन आई एम टेलिंग यू कि आप जब भी फ्री बैठो मैप्स करिए, मैप्स खुद को ऐसे ड्रॉ करिए. तो ड्रॉ करके करते एक एक स्टेट ड्रॉ करिए. अच्छा चलो एकदम परफेक्ट बाउंड्री नहीं हो सकती, पर हाँ चलो ऊपर से मैंने ये ड्रॉ किया, इसके ऊपर कनेक्टेड ये है, इसके ऊपर कनेक्टेड ये है. तो यू शुड बी नोइंग दैट विच स्टेट हैज़ द बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. जैसे महाराष्ट्र की बाउंड्री कौन से स्टेट्स की आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया में कौन से स्टेट्स है जिसकी बाउंड्री किसके साथ लग रही है. ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस. It will fetch you marks because ultimately our main goal is to clear the examination. ठीक है, so this is going to fetch you marks. तो क्या बोलते हैं, ये एरियाज हमने देख लिया कौन से स्टेट्स है. हिमालयन स्टेट्स. मोस्ट स्नो लेपर्ड्स ऑकरिंग इन चाइना फॉलोड बाय मंगोलिया एंड इंडिया. सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स कहाँ पे? चाइना में. फॉलोड बाय मंगोलिया कहाँ पे? चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे है. एंड इंडिया कौन से इससे, ये जो 3 स्टेट्स है इस हिसाब से ये है. ठीक है. अब जैन 2009 में द स्नो लेपर्ड इज एन इनिशिएटिव, 2009 में हुआ था. द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इज एन इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हिमालयन एल्टीट्यूड्स. ठीक है, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड्स के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किया था. द सेफ गार्ड एंड कंजर्व इंडिया इज नेशनल हेरिटेज. ठीक है, हाई ये ठीक है, इसको जानेंगे. 2003 द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसीज. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या बोलते हैं? साइट्स. एक्सपांडेड द स्कोप्स ऑफ साइट्स टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स टू इंक्लूड ऑल एशियन बिग कैट्स स्पीसीज इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड. ठीक है, तो साइट्स ने 2003 में अपना they expanded their what do you call, they expanded their scope. They expanded their scope to include all Asian big cats. ठीक है, including the snow leopard. अब आते हैं हमारे सी टर्टल प्रोजेक्ट के लिए. A significant proportion of world's olive readily turtle population migrates every winter Indian coastal waters, mainly at eastern coast. Basically olive readily turtles ये फाउंड किए जाते हैं इंडियन ओशन में ज़्यादातर. वैसे तो वो इंडियन ओशन वार्म वाटर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वाटर्स में. तो और उनका नेस्टिंग कहाँ पे होता है? ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में. आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव टर्टल एंड अदर एंडेंजर्ड मरीन टर्टल्स. ठीक है, ये प्रोजेक्ट सी टर्टल क्यों निकाला गया था? ये कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल्स एंड अदर एंडेंजर्ड मरीन टर्टल्स. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का है. ठीक है. इनिशिएटेड द सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन ऑफ UNDP 1999 में किया था with Wildlife Institute of India, Dehradun as implementing agency. Implemented in 10 coastal states of the country with special emphasis in Orissa. One of the important achievements have been demonstration of use of satellite telemetry to locate the migratory route of olive readly turtles. ठीक है. Use of turtle exclusion device TED in fishing trawlers to check turtle mortality in fish nets. जो टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस है
वो क्या करेगा, मोर्टालिटी मतलब ये जो फिशिंग नेट्स में फंस के ये मर ना जाए, इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। अभी नेक्स्ट है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? नाम से पता चलता है कि ठीक है, हमें क्रोकोडाइल को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, ओके, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद भी गूगल कर सकते हो इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट हंगूल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट हंगूल, उसको क्या बोलते हैं? कश्मीरी स्टैग, सेरेविस एफिनिस हंगुल, ये इसका साइंटिफिक नेम, ऑल्सो कॉल्ड एज हंगूल, इज अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर। सेंट्रल एशियन रेड डियर का एक सब स्पीशीज है। कौन से स्टेट में पाया जाता है? स्टेट ये वैसे जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट एनिमल तो नहीं हो सकता अभी, यूनियन टेरिटरी हो गया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सो इट विल बी, ठीक है, वट एवर the government decides, we cannot be telling it can be the state, the union territory of animal of Ladakh or Jammu and Kashmir. So it's their turn to decide what is to be done now. The deer lives in groups of 2 to 18 individuals in dense riverine forest। 2 से 18 के बीच में के ग्रुप में रहते हैं बेसिकली। हंगुल, कश्मीरी स्टैग भी बोला है। In Kashmir, it's found in Dachigam National Parks at elevation of 3035 meters। मतलब 3000 meters के elevation में ये पाए जाते कश्मीरी स्टैग या हंगुल। They were threatened due to habitat destruction, overgrazing by domestic livestock and poaching. Captive breeding of lion-tailed macaw in Aringar Anna Zoological Park, Chennai and Mysore Zoo। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन या गैंजेस डॉल्फिन, ये क्या है बेसिकली? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नोटिफाइड द गैंजेस रिवर डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या नोटिफाई किया? गैंजेस रिवर डॉल्फिन को एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। द रिवर डॉल्फिन इनहैबिट्स द किस में इनहैबिट करता है? कहाँ? where are the Ganges dolphin located? They are located in the Ganges, Brahmaputra, Meghna and Karnapuli Sangu river systems of Nepal, India and Bangladesh। ठीक है, listed in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972। the animals or this mammals included in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972 have the highest protection। ठीक है, highest protection in the country। Tiger is also in the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act। So Gangetic dolphin is also in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act। The Ganges dolphin is among the 4 obligate freshwater dolphins found in the world। Can say is among one of the 4, मतलब Gangetic dolphins are one of the 4 obligate freshwater dolphins found in the world। Other 3 are Baiji, found in Yangtze River। Where is Yangtze River? Yangtze River is in China। The Bhulan of Indus and the Boto of the Amazon River, which is in Latin America। Latin America basically South America को बोला जाता है। The Chinese river dolphin was declared functionally extinct by a team of international scientists in 2006। ठीक है, the